तो बिहार राज्य से जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं में एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका बिहार राज्य का संपूर्ण अध्ययन, यानी कि आपके बिहार राज्य को लेकर आपकी एक व्यापक और गहरी समझ होनी चाहिए। अब बिहार राज्य की जब हम बात करते हैं तो बिहार राज्य में कई सारे विषय वस्तु होते हैं, है ना। पहले तो एक तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझना होता है कि एटलीस्ट जो है किस तरीके से प्रशासनिक तौर पे बिहार का विभाजन किया गया है। इसके बाद उसका भौगोलिक अध्ययन करना पड़ता है कि बिहार में प्राकृतिक तौर पे किस तरीके से उसका विभाजन किया जा सकता है, उच्चावच के दृष्टिकोण से, जलवायु के दृष्टिकोण से कैसे विभाजन किया जा सकता है। और इसके बाद काफ़ी सारे विषय होते हैं, जैसे कि बिहार का एक अपना एक समृद्ध इतिहास है ना, मगध साम्राज्य की धरती, और एक समृद्ध इतिहास बिहार का है, या फिर समृद्ध भूगोल है बिहार का, है ना, समृद्ध भूगोल है। इसके बाद बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की राज व्यवस्था, बिहार का प्रशासनिक व्यवस्था, बिहार की कला एवं संस्कृति, समृद्ध कला एवं संस्कृति है बिहार की। तो ये सभी विषय आपके बहुत डिटेल से हमें पढ़ने होते हैं, है ना। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं बिहार में। एक तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर के जो पूरा एक मूवमेंट चला, बिहार एक गवाह रहा, साक्ष्य रहा देश की आज़ादी का, है ना। शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण से ही की गई थी। तो एटलीस्ट बिहार आपके आत्मा में बसा होना चाहिए, ठीक है। जब तक आप बिहार को आत्मा में नहीं बसाएंगे तब तक आपको, मतलब एटलीस्ट आप बिहार के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिहार की परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, तो बिहार आपके तन मन धन सब जगह बैठा होना चाहिए। तो मैं आप सभी को बिहार राज्य की क्लासेस अब प्रारंभ कर रहा हूँ। ये क्लासेस आपके बिहार राज्य के बहुत आधारभूत से लेकर बहुत एडवांस लेवल तक सभी टॉपिक्स में कवर कराने का प्रयास करूँगा आने वाले समय में। शुरुआत में बहुत बेसिक से करूँगा, बिहार राज्य के राजनीतिक मानचित्र से मैं आपका प्रारंभ करूंगा, स्टार्ट करूंगा। बिहार राज्य के प्रशासनिक संरचना से मैं प्रारंभ करूंगा, फिर आपको A to Z। और देखिए अल्टीमेट मेरा गोल क्या है, मेरे साथ याद करते जाओ, बाद में कुछ नहीं करेंगे, हम साथ साथ याद करते जाएंगे। यदि आपके पास मैप हो बिहार राज्य का तो और अच्छी चीज़ है, साथ साथ मेंशन करते जाओ, बनाते जाओ, या जितना मैं आपको करवाता जाऊं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको काफ़ी चीज़ें याद भी होंगी, तो आपका रिवीजन होता जाएगा। और बाकी जो बच्चे हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक में हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। मैं बहुत जल्दबाजी में नहीं पढ़ाऊंगा, बट आपको चीज़ें बहुत क्रम से पढ़ाऊंगा। यहाँ पे दोनों तरीके का हमें टू वे कम्युनिकेशन रखना है। कुछ चीज़ें आप लोगों से मैं पूछूंगा, आप लोग भी बताएंगे, है ना। तो एट लीस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे जितने भी हैं, आप लोग जुड़िए और जुड़ करके इस पूरे सेशन को आप लोग सीखिए और बढ़िया से पढ़िए। बिहार राज्य को हम लोग अच्छे से समग्रता से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए बिहार राज्य से मेरा एक खास जुड़ाव हमेशा रहा है, और आपको पता होगा अभी भारत दर्शन के कार्यक्रम में कई सारे कार्यक्रम, मैंने एक कार्यक्रम में चला रहा हूँ भारत दर्शन। भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत मैं भारत के विभिन्न हिस्सों में जा करके आपको पढ़ाता हूँ। तो बिहार में भी कई सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं, और वैसे भी बिहार में भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो मुझे कवर करना है। आने वाले समय पे यदि मैं फिर से आऊँगा, बिहार आना ही है, तो वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक फिर पढ़ा के जाऊँगा। अभी तक मैंने बिहार राज्य में मैं बक्सर गया हूँ आपके, तो बक्सर से मैंने जो बक्सर का युद्ध हुआ है, वहाँ बक्सर के मैदान से मैंने एक पूरी कंप्लीट क्लास ली थी। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने देखी भी होगी। वहाँ से मैंने एक क्लास ली थी कि कैसे अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य जो है जिस तरीके से प्रारंभ होता है। तो बक्सर के मैदान ही वो एक ऐतिहासिक जगह थी जहाँ से ये सारी चीज़ें हुई, है ना। इसके बाद जो है आपका मीर कासिम और ये जो पूरा घटनाक्रम है वहाँ पे बहुत डिटेल्स। इसके बाद मैं बक्सर के बाद जो है आपका पूर्वी चंपारण, मतलब जहाँ से महात्मा गांधी जो है आपके एक तरीके से चंपारण सत्याग्रह चलता है, तो उस ऐतिहासिक जगह से मैंने पूरा का पूरा भारत में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन आपको पूरे डिटेल से पढ़ा रखे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। फिर बिहार को लैंड ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ज्ञान की धरती है ना। और ज्ञान की धरती के अंतर्गत मैं महात्मा बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया से मैंने क्लास ली थी आपकी। और एक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं पे जैन धर्म को लेकर एक केंद्र बिंदु के तौर पे है, पावापुरी से मैंने क्लास ली थी। वहाँ पे कंप्लीट जैन धर्म पढ़ाया था, और मैंने बोध गया से पूरा आपका, तो पावापुरी में मैं जल मंदिर जो आपका है, या फिर जो वहाँ पे मंदिर है महावीर स्वामी को लेकर के, जल समाधि और सारी चीज़ें उनकी बनी हुई हैं, वहाँ पे मैं जल मंदिर वगैरह जाके वहाँ से मैंने पूरा कंप्लीट कराया था ये, ठीक है। बिहार देखिए अब धीरे धीरे प्रगति पे है, गति पे है, और आने वाले समय पे फिर से अपनी पुरानी उस ऐतिहासिक विरासत, समृद्ध विरासत को आप लोग देखिए, आने वाले भविष्य हो बिहार के, तो एटलीस्ट उसको प्राप्त करेगा। उसी उद्देश्य के साथ हमें लेकर के चलना है कि जिस समय वो एक धरती रही चाणक्य की, है ना, वो धरती रही नालंदा विश्वविद्यालय की,
तो वो धरती में बहुत सारी चीज़ें रहीं। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे प्रतापी शासक वहाँ पे रहे, फिर बिंदुसार आया, अशोक, सम्राट अशोक जैसे शासक, उससे पहले बिंबिसार जैसे शासक, तो बड़े दूरदर्शी शासक थे वहाँ पे। अशोक तो मेरे ख्याल से इतिहास में सबसे प्रासंगिक शासक है। वर्तमान की जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान में आपको अशोक मिल जाएगा यदि आप अशोक को ढूंढेंगे। तो इतिहास की धरती ने समाधान दिया है, इतिहास की धरती ने भारत को एक दिशा दिखाई है और हमेशा भारत को एकजुट करने का प्रयास किया है, एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया है मगध साम्राज्य के शासकों ने। तो आप लोगों को बड़ा प्राउड होना चाहिए कि आप ऐसी धरती से हैं जिस धरती ने पूरे भारत को एकजुट किया है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने का प्रयास किया है। यह आज वर्तमान का दुर्भाग्य है कि आज जो बिहार है अपनी उस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से काफ़ी पीछे चला गया, बट एटलीस्ट शिक्षा ही एक हथियार है जिसके माध्यम से इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और आज देखिए बहुत सारी समस्याएं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आर्थिक तौर पे बहुत सारी समस्याएं, चुनौतियां देखते हैं। बिहार में कहीं ना कहीं पे एक तरीके से श्रम बहुत ज़्यादा है और उस श्रम को, पूरे भारत को श्रम उपलब्ध कराता है बिहार और हमारा उत्तर प्रदेश, है ना। ये दोनों राज्य हैं जो पूरे भारत को श्रम उपलब्ध कराते हैं, लेबर। अभी श्रम अनस्किल्ड है, स्किल्ड श्रम की तरफ जाना है ना, उस दिशा में बिहार को ले जाना है। तो आगे आने वाले सेशन पे हम बिहार को लेकर बहुत अच्छे से समझेंगे, एक विजनरी जो एक तरीके से उसको लेकर के चीज़ें हो सकती हैं और जो इतिहास को और वर्तमान को आपस में कनेक्ट करेंगे और किस तरीके से आने वाले समय में बिहार एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के तौर पे देखा जाएगा। ठीक है, तो वो एक अलग विषय है। अब आगे हम चलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल मैं आऊँगा, एक समय आएगा कि मैं आपको बिहार के हर एक क्षेत्र से खड़े होकर के पढ़ाता हुआ मिलूंगा। अभी कई सारी साइट मैंने कवर की है, कई सारी साइट में आने वाले समय पे कवर करूंगा और जब भी आऊँगा मैं आप लोगों को सूचित भी करूंगा। और मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भी जन्मभूमि पे पहुंचा था, आप सभी को पता होगा, है ना। जीरादेई पहुंचा था, जीरादेई से मैंने वहाँ के उनके घर से जो है पूरा भारत के सभी राष्ट्रपति पढ़ाए थे। तो एटलीस्ट मतलब बिहार में इतना है कि मुझे सालों लग जाएंगे तब जाके बिहार में पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर पाऊंगा। तो एटलीस्ट टाइम निकाल के मैं ज़रूर से ज़रूर, मेरा एक मतलब विज़न है ये कि बिहार की धरती को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकूं और भारत के हर हिस्से तक बिहार के महत्व को पहुंचा सकूं। इसी उद्देश्य से मेरा भारत दर्शन कार्यक्रम चलता है। आने वाले समय पे जब भी आऊँगा आप लोगों से मिलूंगा भी, आपको बताऊँगा भी। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन से बिहार राज्य के संपूर्ण अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ एक यात्रा, एक जर्नी प्रारंभ करेंगे बिहार राज्य की। डिटेल से पढ़ेंगे, समग्रता से पढ़ेंगे, समझते चले जाएंगे, याद करते चले जाएंगे, नए सिरे से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये क्लासेस आपकी लगातार मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे इसको जानते भी हों, बट एटलीस्ट रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए। आज हम बिहार के राजनीतिक मानचित्र को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एटलीस्ट कल के दिन मैं आपको जब भौगोलिक मानचित्र पढ़ाऊंगा या बिहार में कोई भी चीज़ पढ़ाऊंगा तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो है बिहार में जो है टोटल कितने प्रमंडल हैं और किस प्रमंडल में कौन सा जिला है। और कोई भी चीज़, हम कोई भी लोकेशन देखते हैं तो हमें प्रमंडल और जिले दोनों के आधार पे समझना होता है, अनुमंडल को देखना पड़ता है। एटलीस्ट बहुत बारीकी से यहाँ पे समझेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे जितने भी हैं किसी न किसी प्रमंडल से जुड़े होंगे। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस प्रमंडल से हैं। ठीक है, और बिहार में कितने प्रमंडल हैं और कितने जिले हैं, बहुत बेसिक चीज़ है। कमेंट करिए, कमेंट में मुझे ये बताइए, वीडियो के कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं और कितने जिले हैं। बहुत बेसिक चीज़ है, फिर एक एक प्रमंडल आज याद करा दूंगा, आपको कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, एक एक करके आप मेरे साथ याद करते चले जाओगे। बताएं भाई, सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत बेसिक चीज़ है, सबको पता होगा, बट फिर भी एक बार जो है शुरुआत है तो बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पे दरभंगा से हैं, पटना से हैं, 9 प्रमंडल हैं। जिलों की संख्या, हाँ, वर्षा कुमारी जी कह रही सर 38 जिले हैं और 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, 38 जिले 9 प्रमंडल। आज के सेशन में 38 जिले सारे के सारे याद करने हैं, टास्क है। और किस प्रमंडल में कौन सा जिला है इसको भी याद करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है ना। उत्तर प्रदेश में तो 18 प्रमंडल हैं, आपके 18 प्रमंडल पढ़ने पड़ते हैं। मैं बाद में देखो आपको ये पूरा सब कुछ पढ़ाऊंगा जब आगे हम चर्चा करेंगे ना, तो बिहार को बहुत बेसिक टू बेसिक सब चीज़ें पढ़ाऊंगा। देखिए ये आपके टोटल प्रमंडल है। पहले तो हम प्रमंडलों की बात करेंगे। प्रशासनिक तौर पे देखें तो भारत में कुछ इस तरीके से विभाजन किया गया है ना। प्रशासनिक तौर पे हम देखें तो प्रशासनिक तौर पे विभाजन जो हमारे देश में किया गया, ये आपके प्रमंडल है। ये कलरफुल है थोड़ा सा, ये मानचित्र आपको अच्छे से दिखेगा।
प्रशासनिक तौर पे एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी, है ना, केंद्र सरकार है। भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है। और फिर भारत को विभाजित कर दिया गया। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आपको पता होगा जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, फिर जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया 2019 में, और 31 अक्टूबर 2019 से एक जम्मू कश्मीर आपका एक यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, और लद्दाख और दादरा नगर और दमन द्वीप को एक साथ मिला दिया गया है। ठीक है, दादरा और दमन द्वीप और सिलवासा ये सब एक साथ मिला दिया गया है। तो अब टोटल 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 आपके राज्य हैं। तो ये बिहार हमारा जो है, बिहार के बारे में समझेंगे, इसके सभी प्रमंडलों को देखना चाहेंगे हम लोग। एक एक प्रमंडल यहाँ पे मैं आपको दिखाना प्रारंभ करता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। देखिए टोटल जो है आपके 9 प्रमंडल हैं। कौन कौन से प्रमंडल हैं एक एक करके समझते चले जाएंगे हम लोग। देखिए एक प्रमंडल तो आपका ये है जो मेन है आपका, मतलब मेन नहीं, मेन तो सारे ही हैं। आपका ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ये बिहार की राजधानी वाला क्षेत्र है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पटना प्रमंडल है आपका। ठीक है, यहाँ पे पटना वाले कितने हैं एक बार कमेंट करें जो पटना प्रमंडल से हैं, मतलब किसी भी जिले से हो सकते हैं पटना प्रमंडल के। पटना प्रमंडल में कई सारे जिले हैं, सभी जिले याद करेंगे, आज रट लेंगे आप लोग। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को रटे भी हुए भी हों, लेकिन फिर भी हम आज रटने वाले हैं एक एक जिले को। कितने लोग हैं जो भाई यहाँ पे पटना प्रमंडल से हैं? हाँ, टोटल 9 प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल हैं। कई जगह पे मंडल बोला जाता है, कई जगह पे संभाग बोला जाता है, कई जगह पे मंडल बोला जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आप अदर स्टेट में इनको कई जगह पे संभाग का, जैसे राजस्थान में इनको संभाग कहा जाता है ना। तो ये पहला है आपका, पहला है। और पटना में जो टोटल जिले हैं, ठीक है, कौन कौन से जिले हैं टोटल? इसमें पटना में 6 जिले हैं, पटना प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। पहले तो स्वयं पटना ही है आपका, पटना के बाद नालंदा है आपका, पटना है, नालंदा है, फिर यहीं पे आपका रोहतास है, ये आपका रोहतास हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया और कैमूर हो गया। कैमूर ही भभुआ है, भभुआ क्षेत्र है ना, भभुआ सदर और मोहनिया, 2 इसमें जो है आपके अनुमंडल आते हैं। तो आपका कैमूर क्षेत्र या भभुआ क्षेत्र। ठीक है, तो टोटल ये भोजपुर है, भोजपुर का मुख्यालय आरा है ना। आरा भी मैं हो करके तो निकला हूँ, यहाँ से इस धरती से भी निकल चुका हूँ। आरा, छपरा, ये सब जो है। बक्सर गया था तो बक्सर के टाइम पीरियड पे ये वाला जो पूरा पटना से बक्सर जाने पे पूरा रूट मिला था आपका। तो ये आपका पूरा का पूरा 6 जिले हैं, इसमें 6 जिले हैं। ठीक है, एक बार कमेंट जरूर करेंगे, थोड़ा सा मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ देखो, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे याद भी होंगे नो डाउट, बट मैं चूंकि शुरुआत कर रहा हूं तो मैं चाह रहा हूं कि कुछ भी नहीं छोड़ूं, मैं बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो ये 6 जिले आपको सबको याद होने चाहिए, याद कर लो। पटना हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, भभुआ हो गया, कैमूर क्षेत्र हो गया, रोहतास हो गया आपका, और नालंदा हो गया। ठीक है, ये याद कर लेना है पटना प्रमंडल। पहला प्रमंडल क्या है? पटना प्रमंडल। ठीक है, दूसरा आप चलते हैं, दूसरा चलते हैं मगध। ठीक है, मगध साम्राज्य के बारे में आप सबने सुना है, और मैंने आपको शायद आप लोगों ने सेशन मेरा देखा हो, मैंने जो है मगध साम्राज्य से खड़े होकर के मगध साम्राज्य की कहानी बताई है ना, जहाँ पे बिंबिसार को कैद किया गया था। बिंबिसार की जो जेल बनाई गई थी, अजातशत्रु ने जेल बनाई थी, वहाँ से मैंने राजगीर से मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया है टॉपिक, मतलब आप देखेंगे। और वो टॉपिक मुझे आज भी याद है, जब हम पहुँचे थे तो थोड़ा सा लेट हो गए थे, और लेट होने के बाद मैं आपको एक मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। जब हम लेट हो गए तो मतलब मुझे शूट करते करते, आप वो वाला देखेंगे शूट, तो मुझे रात हो गई, मतलब एटलीस्ट शूट करते करते हम लोगों को रात को 8 बज गए थे। तो वहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ पे जो लोकल वहाँ की पुलिस थी, पुलिस ने बहुत सहयोग किया, वो रात में पहुँचे भी, वहाँ पे पहुँच करके उन्होंने पूरी तरीके से, मतलब कि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, है ना। उन्होंने कहा कि सर सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, तो एटलीस्ट मतलब उनका बहुत सपोर्ट मिला, और पूरा 8 बजे तक हमने शूट किया था। सूरज ढल गया था, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है पूरा का पूरा, मैंने पूरा टॉपिक कवर किया था। तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र आपका है ये। तो ये आपका पूरा का पूरा मगध प्रमंडल है। ठीक है, मगध प्रमंडल में आपके टोटल जो है 5 जिले हैं। कितने हैं? 5 जिले, 5 जिले हैं इसमें। 5 जिले कौन कौन से हैं? मगध प्रमंडल में आपके टोटल 5 जिले हैं। ये है आपका पूरा का पूरा। गया वाला क्षेत्र है, ठीक है, गया वाला क्षेत्र है। गया के बाद आपका
ये आपका यहाँ पे नवादा है, गया है, नवादा है, अरवल है आपका, है ना, यहाँ पे ये अरवल है, ये वाला क्षेत्र आपका। इसके बाद जहानाबाद है और औरंगाबाद है। औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल, ये टोटल 5 जिले आपके हैं। ये है मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल याद कर लीजिए, ये टोटल 5 जिले। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आपका, पहला है गया, दूसरा है आपका जहानाबाद, तीसरा है आपका अरवल, फिर आपका नवादा, नवादा के बाद औरंगाबाद। याद कर लो, सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी है, सब चीज़ें आपको याद होती जाएंगी। जो लोगों को याद है वो रिवीजन कर ले अपना, ठीक है, साथ साथ मेरे रिवीजन करते चलिए आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट अगले प्रमंडल पे चलते हैं। अगला प्रमंडल है आपका सारण प्रमंडल, जिसका मुख्यालय आपका छपरा वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो अगला चलते हैं सारण, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, सारण क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है पूरा प्रमंडल, और 3 जिले आते हैं इसमें, 3 जिले आते हैं, ये पूरा क्षेत्र है। पहला है आपका सारण, दूसरा है आपका सिवान, तीसरा है आपका गोपालगंज। सारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, सिवान, गोपालगंज, ठीक है। ये इसका मुख्यालय आपका छपरा है, ठीक है, यहीं पे आपका छपरा है। आपका छपरा सदर, मढ़ौरा और सोनपुर आपकी सारण में 3 अनुमंडल पड़ते हैं आपके, ठीक है। फिर सिवान है आपका, सिवान सदर, और यहीं पे महाराजगंज है, ठीक है। तो सिवान में रुका था, सिवान में काफ़ी समय व्यतीत किया मैंने, ठीक है। तो ये आपका हो गया तीसरा प्रमंडल है आपका, ठीक है। तीसरा प्रमंडल है, 3 जिले हैं इसमें, 3 जिले, ठीक है। कौन सा है? सारण प्रमंडल, सारण प्रमंडल, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला प्रमंडल आपका इसके जस्ट ऊपर है, ये वाला आप देख रहे हैं ना, इसी के ऊपर ये वाला तिरहुत प्रमंडल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपका पूरा है तिरहुत प्रमंडल, ठीक है। तिरहुत प्रमंडल जो है मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र आपका, ये मुख्यालय है इसका, ये है आपका तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल। तो तिरहुत प्रमंडल पे टोटल आपके 6 जिले हैं। यहाँ पे कितने हैं? 6 जिले तिरहुत प्रमंडल पे, एक एक करके देखते हैं। 6 जिले हैं आपके तिरहुत प्रमंडल पे, ठीक है। पहला है आपका यहाँ पे वैशाली, वैशाली इसी में जुड़ा हुआ है, ये है वैशाली। फिर इसके जस्ट ऊपर है मुजफ्फरपुर, ठीक है, ये आपका इसका जो है मुख्यालय केंद्र है। इसके बाद ऊपर है सीतामढ़ी, ये वाला क्षेत्र है आपका सीतामढ़ी। इसके बाद है आपका ये पूर्वी चंपारण, और ये आपका है पश्चिमी चंपारण। बीच में यहीं पर है आपका शिवहर, यहीं पे बीच में ये वाला देख रहे हैं ना, ये बॉर्डर, ये आपका है शिवहर, शिवहर, ठीक है, शिवहर। तो ये आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये है तिरहुत प्रमंडल आपका। 4 हो गए आपके टोटल, ठीक है, 4 हो गए। अगला चलते हैं, अगला है आपका जस्ट बगल में इसके दरभंगा, ये वाला जो बेल्ट है आपका दरभंगा वाला, इस पे चलते हैं, ठीक है। अगला प्रमंडल है आपका दरभंगा, दरभंगा ये है, इसमें 3 जिले हैं, ये है आपका दरभंगा, दरभंगा प्रमंडल, 3 जिले हैं इसमें टोटल। कौन कौन से जिले हैं इसमें? 3 के 3 एक बार देखते हैं। दरभंगा, दरभंगा के बाद है मधुबनी और नीचे है समस्तीपुर, ठीक है। तीनों के तीनों आपको याद कर लेना, दरभंगा बीच में ये, फिर ऊपर मधुबनी है और नीचे समस्तीपुर है, ठीक है। तो ये आपका दरभंगा प्रमंडल हो गया, 5वां हो गया ये आपका। इसके बाद अगला है आपका सहरसा, सहरसा प्रमंडल, ये वाला आप देख रहे हैं, ठीक है। इसी को कोसी प्रमंडल भी कहा जाता है, ठीक है, कोसी प्रमंडल या सहरसा इसका केंद्र बिंदु है। तो ये वाला आपका क्षेत्र ये कोसी प्रमंडल में आता है, ये पूरा का पूरा। इसमें भी आपके 3 जिले हैं, 3 जिले हैं इसमें। कौन कौन से हैं 3 जिले आपका? पहला तो सहरसा है, दूसरा सुपौल है, ऊपर आप उत्तर में देख रहे हैं सुपौल है यहाँ पे, और मधेपुरा है, ठीक है। ये है आपका मधेपुरा, ये है सुपौल और ये है सहरसा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जस्ट हम चलेंगे, अगला प्रमंडल आपका जो है ये है पूर्णिया प्रमंडल। जस्ट इसके नीचे देखिए, सहरसा के जस्ट बगल में, सहरसा या कोसी के जस्ट आप कह सकते हैं, कोसी प्रमंडल के
ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल। ठीक है, पूर्णिया प्रमंडल में टोटल जिलों की बात करें तो यहाँ पे 4 जिले हैं आपके। टोटल कितने हैं? 4 जिले, टोटल 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं एक बार क्रम से देख लीजिए। अभी केवल आप लोगों को जो मैं बताता जाऊं केवल उतनी ही चीजों को ध्यान देना है। हाँ, ये है आपका पूर्णिया प्रमंडल। 4 जिले कौन कौन से हैं? पहला है पूर्णिया में आपका पूर्णिया खुद ही है। ठीक है, पूर्णिया खुद एक जिला है। इसके बाद अररिया है, किशनगंज है और कटिहार है। ठीक है, किशनगंज ये है, अररिया ये है, पूर्णिया ये है, कटिहार ये है। टोटल 4 जिले आपके इसमें है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे ये आपका जो है अगला प्रमंडल है भागलपुर प्रमंडल, या 8वां देख रहे हैं हम लोग, भागलपुर प्रमंडल। ये आपका 2 जिले हैं इसमें, सिर्फ भागलपुर है और बांका है। ठीक है, 2 जिले हैं इसमें, भागलपुर और बांका। ठीक है, कितने हैं? 2 जिले, भागलपुर और बांका। इसके बाद ये आपका जो है अगला प्रमंडल जो है मुंगेर प्रमंडल है। ठीक है, अगला आपका है मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल में भी 6 जिले हैं टोटल। मुंगेर प्रमंडल में भी 6 जिले हैं। ये आपका मुंगेर प्रमंडल है, टोटल 6 जिले। ठीक है, मुंगेर प्रमंडल के 6 जिले कौन कौन से हैं? पहले तो मुंगेर स्वयं है, दूसरा लखीसराय है, यहाँ पे है ना, मुंगेर है, मुंगेर से लगा हुआ लखीसराय है, जस्ट ऊपर बेगूसराय है ना, एक तरीके से औद्योगिक केंद्र है, इंडस्ट्रियल केंद्र है ये। इसके बाद आपका खगड़िया है, खगड़िया है आपका, खगड़िया, और खगड़िया के बाद यहाँ पे नीचे जमुई है, और जमुई के बाद जो है आपका यहीं पर है आपका शेखपुरा, है ना, शेखपुरा, शेखपुरा। तो टोटल कौन कौन से है? एक तो मुंगेर हो गया, दूसरा लखीसराय हो गया, जमुई हो गया आपका, खगड़िया हो गया, शेखपुरा हो गया और बेगूसराय हो गया। ठीक है, ये टोटल आपके 9 प्रमंडल हैं। 9 के 9 प्रमंडल आपके ये हो गए। मानचित्र में अब आप देख रहे होंगे 9 के 9 प्रमंडल आपके ये हो गए। पहला आपका पटना प्रमंडल था, ये आपका पटना प्रमंडल है। दूसरा जो आपका है ये ऊपर वाला आप देख रहे हैं जस्ट ऊपर, ये है सारण प्रमंडल आपका। इसके बाद जस्ट ऊपर आपका तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल के बाद जो है आपने देखा है दरभंगा प्रमंडल है आपका। दरभंगा प्रमंडल के बाद आपका यहाँ पे है ये वाला क्षेत्र मुंगेर प्रमंडल। ये वाला ऊपर वाला क्षेत्र आपका यहाँ पे जो है ये कोसी प्रमंडल है आपका। ठीक है, कोसी प्रमंडल। ये वाला आपका पूर्णिया प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, और ये आपका जो है मगध प्रमंडल। तो टोटल 9 प्रमंडल आपके ये हैं, और टोटल ये आपके 38 जिले हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा है, ये रट जाने चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, लोकेशन आपको याद होनी चाहिए, कौन सा जिला किसके साथ सीमा साझा करता है इतना भी आपको याद होना चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ है ये, एडवांस चीज़ नहीं है, बहुत बेसिक है, आपको सारी की सारी आपको याद कर लेना है। ठीक है, विष्णुदेव कुमार जी कह रहे हैं सर मैं बांका से हूँ, है ना, ये भागलपुर के नीचे है, जस्ट बांका से हैं विष्णुदेव कुमार हमारे साथ। तो मुझे लगता है कि हाँ, अभी इन सब पे डिस्कस करेंगे कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, वो एक अलग विषय है, उस पर बाद में जाएंगे। ये बेसिक क्लास है आपकी, जिसमें मैं आपको राजनीतिक मानचित्र के बारे में बता रहा था। तो ये राजनीतिक मानचित्र आपका प्रमंडल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं एक मानचित्र आपके सामने ये है, ये भी याद करना, देखो आज ही याद करेंगे आप मेरे साथ, आज ही याद करेंगे इस वाले मानचित्र को सभी लोग। छपरा से हैं, रियल विशाल जी, बेटा आज़ाद IAS एकेडमी में मतलब पढ़े हुए हैं आपके वीडियोस, देख लीजिए। वर्कशॉप सेशन अभी आपका होने वाला है, आप लोग आ सकते हैं, वर्कशॉप सेशन संस्थान में आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो IAS के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको तो प्रॉपर हम गाइड कर ही रहे हैं। आज़ाद IAS एकेडमी मेरे वर्कशॉप सेशन लगे हैं, पढ़े हुए हैं, और जो BPSC की तैयारी करना चाहते हैं यहाँ पे वर्कशॉप सेशन आपके पड़े हुए हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, सब कुछ आपको मिलेगा। हम क्लास भी आपको करा रहे हैं, आपको चीज़ें डिटेल से करा भी रहे हैं। ऑनलाइन बैच में आपको वर्कशॉप सेशन पूरा का पूरा स्टार्ट ही वर्कशॉप सेशन से आपके साथ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा बिहार के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की। रट लीजिएगा, ये भी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बिहार जो है आपका, सबसे पहले सिंपल सी बात है, हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध पे,
है ना। इसके लिए भारत दर्शन का एक मेरा वीडियो है, आप लोग उसको जरूर देख सकते हैं। मैंने कर्क रेखा से पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया हुआ है। कर्क रेखा से मैंने जितने भी अक्षांश और देशांतर हैं सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है, खासकर अक्षांश मैंने वहाँ पे पूरे कवर किए हैं। तो कर्क रेखा मतलब वहाँ पे रांची से जाके मैंने टॉपिक पढ़ाया था और मांझी से, वहाँ से जाकर मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया था। तो एक बार जरूर आप लोगों को वो वाला सेशन देखना चाहिए मेरा, ठीक है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करें तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि भारत आपका उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में, तो बिहार भी ऑब्वियस सी बात है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पे होगा। तो बिहार आपका जो है 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अवस्थित है। 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। कितने से कितने तक? 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अवस्थित है आपका। ये अक्षांश है आपके, जैसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री आपकी कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा से ऊपर है, मतलब कर्क रेखा आपकी झारखंड से होकर के जाती है रांची के पास से, बट बिहार से नहीं जाती है ना। तो कर्क रेखा जस्ट थोड़ा सा नीचे निकल जाती है। तो ये आप देख रहे हैं 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट तक आपका अवस्थित है ये। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। और देशांतरी विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के आप ये आपका अवस्थित है 88 डिग्री 17 मिनट तक। देशांतरी विस्तार, देशांतर से आपको पता है कि समय और तिथि के बारे में जानकारी मिलती है। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा ये प्रयागराज से होकर के, प्रयागराज के पास से नैनी से होकर जाती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। आपकी घड़ी में जो भी टाइम बज रहा है सभी की घड़ी पे, वो मानक समय का रियल टाइम है। जो मानक समय में बज रहा है वो हम सबकी घड़ी में बज रहा है ना। 5.5 घंटा आगे है मानक मध्याह्न रेखा ग्रीनविच रेखा से, तो 5.5 घंटा आगे आप हमेशा इसको करते हैं, है ना। तो टाइम के लिए मानक समय रेखा बनाई जाती है। वो सारी चीज़ें ज्योग्राफी की क्लास में मैंने डिटेल से पढ़ाया है। तो पूर्वी देशांतर आपका 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक अवस्थित है। हाँ, कर्क रेखा वाला वीडियो देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा हो तो एक बार ज़रूर देखिएगा। कुणाल कुमार जी कह रहे हैं सर हम राजगीर से हैं। चलिए, मोस्ट वेलकम है सभी का, जो भी संस्थान से जुड़े हुए हैं आप सभी लोग। देखिए बिहार, मैं चाहता हूं कि बिहार के हर बच्चे तक ये चैनल जाए। आप सभी के लिए है, रेवोल्यूशन है ये पूरा का पूरा, और हम चाहते हैं कि आप सब तक कंटेंट पहुंचे और आप लोग गुणवत्तापूर्ण कंटेंट पहुंचे। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस चैनल को सब तक पहुंचाइए, बिहार के हर बच्चे तक पहुंचाइए। आप सभी का सहयोग से ही पहुंचेगा और सभी लोग इसमें जुड़िए, सभी लोग आराम से पढ़िए। तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को मोबाइल नंबर की तरह भी याद कर सकते हो। 24-20 से लेकर 27-31 ऐसे याद कर लो, है ना। 24-20 27-31 ऐसे याद कर लो, या 83-19 से लेकर के 88-17, 83-19 88-17, 83-19 88-17, तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। यदि हम बिहार के कुल क्षेत्रफल की बात करें, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि टोटल क्षेत्रफल कितना है बिहार का, ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है एक बार मुझे बताएं आप लोग। बहुत सिंपल सा है, बहुत बेसिक है, बट आज के बाद याद कर लो, रट लो। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। बिहार का क्षेत्रफल बताएं भाई कमेंट में, फिर मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक चीज़ है। हाँ ठीक है, काफ़ी लोगों ने देखा है। कुंदन कुमार जी, अभी तो आपके साथ हम लाइव हैं और आपके घर पे बैठे हुए हैं। देखा जाए तो ओवरऑल आपके मोबाइल पे हैं हम लोग, तो एटलीस्ट कहीं से भी आप देख सकते हो, है ना। तो संस्थान आपका मतलब अभी ऑनलाइन तो है ही है ना। अब आप लोग इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोग बस पढ़िए, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। याद कर लो 94163, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका बिहार का क्षेत्रफल है। उम्मीद करता हूँ कि सबको ये याद भी होगा, पता भी होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। आपको पता है कि बिहार जो है 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया था बिहार से। पहले बिहार काफ़ी बड़ा था, पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया। उससे पहले जो है आज़ादी के पहले उड़ीसा से 1936 में अलग हुआ था। इससे पहले बंगाल से अलग हुआ था। पहले बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, तो बंगाल से पहले बिहार उड़ीसा दोनों को अलग किया गया था। और इसके बाद जो है आपका 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ था और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड से अलग हो गया। तो अभी जो क्षेत्रफल है इसका 94,163 है, ठीक है। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर।
और टोटल ये जो है आपका भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। आपका कितना है? 2.86% है भारत के कुल क्षेत्रफल का, ये भी ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है, तो अभी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब बेसिक धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाता जाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं और मुझे एक बार बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको सेशन। जितने भी आपको मतलब ये बहुत बेसिक क्लासेस हैं, क्योंकि एटलीस्ट आगे आने वाले क्लासेस में मानचित्रण जब होगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे है, तो आपके दिमाग में सारे जिले बैठे होने चाहिए। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको बिहार के मानचित्र को बिल्कुल रट लेना है अपने घर पे, जहाँ पे आप लोग ये यदि पॉसिबल हो सके तो यदि बिहार का मानचित्र आपको मिल जाता है तो आप लोग उसको लगा लीजिए। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, इस तरीके का मानचित्र आपको मिल जाए तो दीवार पे लगा लीजिए, और दीवार में लगा भर के नहीं रखना है, उठते बैठते है ना, सोते जगते उस मानचित्र को आपको क्या करना है, ये वाला देखिए, ये ऐसा मानचित्र आपको मिल जाएगा। तो ये मानचित्र आपके पास लगा होना चाहिए, लगा लो बढ़िया से, और फिर एक बार देखते जाओ इसको, है ना, चलते फिरते आराम से देखते जाओ और सब याद हो जाएगा आपको कि अच्छा बेगूसराय यहाँ पे है, खगड़िया यहाँ पे है, समस्तीपुर यहाँ पे है, वैशाली यहाँ पे है, याद हो जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि एक एक जिला आपको याद होना चाहिए, आपके टिप्स में होना चाहिए। किस नेपाल के साथ कौन कौन से बॉर्डर साझा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से बॉर्डर साझा कर रहे हैं, झारखंड के साथ कौन कौन से बॉर्डर साझा कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन से बॉर्डर साझा कर रहे हैं। अभी आने वाली क्लास में फिर ये सारे टॉपिक मैं कवर कराऊंगा कि कौन किससे सीमा साझा करते हैं, क्या है, बट एट लीस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में ऐसे करके लगा लोगे तो ये हो गया। दूसरा क्या है ना, यदि एटलस है आपके पास तो उसको देखते रहो, याद हो जाएगा, 2 4 6 बार देखोगे सब याद हो जाएगा। बात है रिवीजन का, जितना रिवीजन कर लेंगे उतना बढ़िया आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्लासेस अब हम कंटिन्यू रखेंगे, मैं आपको सब चीज़ें याद कराता जाऊँगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, निश्चिंत होकर के पढ़ना है मेरे साथ, है ना, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगा और आपको चीज़ें करवाता जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन पे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कैसा लगा सेशन।